नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। जाड़े की गुनगुनी धूप में चारपाई पर बैठे बैठे चारों ओर नजर घुमाई। आज कितने दिनों बाद वे इस घर की चारदीवारी के भीतर आई थी। यह बदला हुआ माहौल फूलकली जी के मन को सुकून दे रहा था। जानती थी रात को वापस अपने घर जाना है। फूलकली जी ने एक लंबी सांस ली। पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया है। आंखें बंद की तो अतीत में विचरण करने लगी। तभी राधे राधे भाभी, क्या बैठे बैठे ही सो रही हो? पड़ोसन रंजना की बुलंद आवाज से चौंक कर फूलकली जी की ने आंखें खोल दी। अरे रंजना, तुम आओ आओ। मुस्कान बिखेरते हुए फूलकली जी ने पड़ोस का स्वागत किया। पास रखी कुर्सी पर आसन जमाते हुए रंजना बोली, आप आज तो आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उस समय तो आपको देखकर कलेजा मुंह को आता था। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संध्या ने मेरी बहुत सेवा की है। संध्या ने? छोड़ो भाभी, तुम भी कैसे बातें कर रही हो? वो मैम और सेवा? भाभी, आप तो सत्य बोलने के लिए जानी जाती हैं। फिर यह लीपा पोती क्यों? मुंह बनाकर रंजना बोली। ठीक ही बोल रही हूँ रंजना, तुम तो जानती हो अमितेश की पसंद के मैं कितना विरुद्ध थी। मैं तो सदा ही अपनी राय बेबाक ढंग से रखती आई हूँ। राधा बोली, हाँ, पर तुम्हारा विरोध कहाँ काम आया था? अमितेश ने शादी तो अपनी पसंद की मास्टरनी लड़की से ही की। रंजना, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब लगता है कि बेटे की उस बगावत में मन से क्षमा नहीं कर पाई थी। भाभी, कैसी बात कर रही हो? सारी दुनिया ने देखा था आपने कितने धूमधाम से अमितेश की शादी की थी। कितना तो खूबसूरत जड़ाऊ सेट मुंह दिखाई में अपनी प्रजाति बहू को दिया था आपने। अतीत में डूबते हुए फूलकली बोली, और खूब तारीफ बटोरी थी मोहल्ले में और परिवार में। परंतु सच तो यही है कि मैं बेटे की इस पसंद को अब जाकर अपना पाई हूँ। और अपना भी क्या, उसने अपनी सेवा से मुझे जीत लिया है। भौचक्की सी रंजना फूलकली जी के चेहरे पर आते जाते भावों को देखे रही थी। रंजना, सच तो यह है कि अमितेश की शादी के बाद मैंने एक निष्ठुर सास की तरह अपनी छोटी बहू में कमियां निकालने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। उसके बनाए हर खाने में नुक्स, उसके किए हर काम में नुक्स। भाभी, रंजना की आंखों में अविश्वास तैर रहा था। होता भी क्यों नहीं, गांव की न्यूज एजेंसी कहलाने वाली रंजना हर घर की अंदरूनी बातों की खोज खबर रखती थी। फिर पाक साफ इमेज रखने वाली फूलकली भाभी के बारे में इतनी धमाकेदार खबर की हवा उसे भी नहीं लगी। हाँ रंजना, सच यही है। हमेशा आदर्श का चोला ओढ़कर, मैं कहती जींस टॉप पहनने वाली लड़की भला किसी घर की आदर्श बहू कैसे हो सकती है? परंतु रंजना, हकीकत यह है कि वो बेचारी तो मेरी अच्छी बहू बनने की पुरजोर कोशिश करती रही और मैं ही आदर्श सास नहीं बन सकी। आदर्श तो छोड़ो, अच्छी सास भी नहीं बन पाई। पर भाभी, तुम्हारी ये नौकरी पेशा बहू तो 6 महीने में ही अलग हो गई थी। नहीं, छोटी कभी अलग नहीं होना चाहती थी। मैंने ही तीनों को अलग अलग मकान हो लेकर रहने को कहा था। पता नहीं क्यों मैं ऐसा ही चाहती थी। मेरी सह पर जेठानियां भी उस पर हावी थी। बड़ा बेटा सुदर्शन पुश्तैनी मकान में रहा तो मैं उसके साथ रही, इसलिए वह आदर्श बेटा कहलाने लगा। मछली जब आती तो दूर से ही सिर पर पल्ला डालकर आती, पूरा मोहल्ला देखता तो वह भी आदर्श हो गई। छोटी कभी पति के साथ कार से आती, कभी खुद कार चलाकर आती, कभी सूट पहनती, कभी जींस टॉप। तो उसके जाने के बाद हमेशा मोहल्ले में खुसर फुसर होती, जिसे मैंने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। भाभी, तुम्हारी बड़ी बहू शांति तो उस हादसे के बाद तुम्हारी सेवा न कर पाने के कारण बहुत दुखी रहती है। जब तब रोती है। कोई मोहल्ले वाला उसके पास आ जाता तो वो बेचारी रोती ही रहती है। तुम्हारे लिए बहुत दुखी थी। रंजना, मैं जानती हूँ यह सब, सुनती रही हूँ। लायक बहू का खिताब तो मैंने ही उसे दिलाया है। अब वह उसे बनाए रखना चाहती है और तरीके भी उसे आते हैं। क्या भाभी, आज आप ऐसी बातें कर रही हैं? रंजना ने और कुरेदा। रंजना, मेरी तीनों ही बहुएं ठीक हैं।
लेकिन इनमें जिसे मैंने खोटा सिक्का समझ रही थी वही संध्या सबसे अच्छी है। वक्त पड़ने पर वही हीरा निकली। इस हादसे में तुम जो जानती हो, मेरे दोनों पैर टूट गए थे। मैं पूरी तरह से अपने बच्चों पर आश्रित हो गई थी और इस कठिन घड़ी में सबकी असलियत सामने आ गई। रंजना अब सब जान लेना चाहती थी, सो बोली, कैसे भाभी, क्या दोनों बड़ी बहुओं ने आपकी सेवा करने से मना कर दिया? नहीं रंजना, मना तो नहीं किया, परंतु उनके पास मेरी सेवा ना कर पाने के अपने अपने कारण थे, मजबूरियां थी। मतलब? रंजना ने आश्चर्य से पूछा। उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ मैं, जब अस्पताल से डॉक्टरों ने मुझे घर ले जाने की इजाजत दी थी। तो सबसे पहले मेरी बड़ी बहू शांति ने मुंह खोला और अपनी दोनों देवरानियों से बोली, ये तो मेरा सौभाग्य होता जो मैं माँ जी की सेवा कर पाती, लेकिन दोनों पैर से लाचार माँ जी, बहुत देखभाल की जरूरत होगी। मेरी बेटी की इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा है, ऐसे में घर इस तरह से मरीज हो तो पढ़ाई पर असर आएगा। बेटी की परीक्षा के बाद मैं माँ जी को अपने पास ले जाऊंगी, तब तक तुम दोनों इनकी जिम्मेदारी को उठाओ। रंजना को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह मुंह खोले सुन रही थी। बोली, अच्छा भाभी, फिर इन दोनों ने क्या कहा? रंजना बड़ी बहू शांति के चुप होते ही मझली बहू रेखा बोली, आपकी समस्या तो देख रही हूँ भाभी, लेकिन कोई मजबूरी भी तो देखिए। दो छोटे छोटे बच्चों के साथ दोनों पैरों से लाचार बुजुर्ग की सेवा पानी करना क्या संभव है? संध्या को ही माँ जी को अपने पास ले जाना चाहिए। इसके पास ना तो अभी बच्चे की समस्या है, ऊपर से दोनों कमाते हैं, तो रुपए पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी, और फिर कभी कोई जरूरत होगी तो हम भी तो हैं इसकी मदद के लिए। क्या कहती हैं भाभी आप? बड़ी बहू शांति दार्शनिक अंदाज में बोली। हाँ ठीक है, पर संध्या बोले, इसे क्या कहना है? तब संध्या मुस्कुराते हुए बोली, क्या कहना है भाभी, मैं अपने पास रखूंगी माँ जी को, उनकी सेवा करूंगी। आज उन्हें हमारी जरूरत है। मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी प्रिय बहुओं के इस रूप को देख रही थी, कसमसा रही थी। उसी समय तीनों बेटे डॉक्टर के पास से मेरी छुट्टी करा कर लाए। आते ही मझला बेटा अमित बोला, क्यों गप्पे चल रही है भाई? जवाब बड़ी बहू ने दिया, संध्या चाहती है कि पहले वह माँ जी को अपने पास ले जाए, उनकी सेवा कर थोड़ा पुण्य कमाए। बड़ा बेटा सुदर्शन बोला, संध्या की भावना की कद्र करता हूँ, पर माँ को हमारे घर ही जाना चाहिए। वे वहीं रह रही थी, उनका सब कुछ वहीं है। मझली बहू झट से बोली, ये तो ठीक है भाई साहब, लेकिन संध्या प्रैक्टिकल बात कर रही है। उसका कहना है कि आपके घर में बिटिया की बोर्ड की परीक्षा है, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। अमित झट से बोला, हाँ यह बात तो सही है, तब तक हम ले चलते हैं माँ को अपने घर। संध्या नौकरी करती है, वह कैसे कर पाएगी? और कर भी ले तो दिन भर माँ अकेली रहेंगी। हमारे यहाँ तो बच्चे के बीच में उनका मन लगेगा। बड़ी बहू तुरंत मझली बहू की मदद में बोली, पर मुझे संध्या की बात ही सही लगती है भैया। वह जानती है घर में कितने काम होते हैं, अतः वह व्यावहारिक बात कर रही है। उसका कहना है कि 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरी तरह से लाचार बुजुर्ग की सेवा करना ठीक से संभव नहीं है। अभी वह संभाल देगी, मुझे तो इसमें कोई हर्ज नहीं लगता। सुदर्शन ने संध्या से सीधे पूछा, तुम बताओ संध्या, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? नजरें झुकाकर छोटी बहू जेठ से बोली, माँ की सेवा में कैसी परेशानी होगी भैया? मुझे खुशी होगी यदि माँ जी मेरे घर चलेंगी। अमित गहरी सांस लेकर बोला, तू बहुत भाग्यशाली है छोटे। खूब खुश रहो संध्या। किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, बस अस्पताल से सीधे मुझे संध्या के घर ले आए। मैं बहुत असहज थी। मेरी अंतरात्मा जानती थी कि मेरा व्यवहार इस बहू के साथ बहुत ही बुरा था और अब मैं उसी पर आश्रित थी। सब रात तक रहे, खाना पीना खाया और अपने अपने घर चले गए। मैं अपनी उलझनों के साथ नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह मेरी अपेक्षाओं के विपरीत मेरे जीवन में खुशी की बयार लेकर आई। संध्या ने स्कूल से छुट्टी ले ली थी।
वह दौड़ दौड़ कर मेरे सारे काम कर रही थी। मुझे मंजन कराना, तेल लगाना, नहलाना, कपड़े पहनाना, चोटी बनाना जैसे अनेक काम वह बिना सिकन के खुशी खुशी कर रही थी। मैं सोच रही थी, यह बहू कहाँ से दूसरे जात की हो सकती है। मेरा सजाती बहुओं ने सास रूपी इसी मुसीबत को बेचारी के सिर पर मढ़ दिया था, परंतु थोपी हुई इस मुसीबत को उसने गले लगा लिया था। 1 सप्ताह हंसी खुशी बीत गया, पता भी नहीं चला। उसकी छुट्टियां समाप्त हो गई। उसने मेरी देखभाल के लिए एक लड़की रख ली ताकि जब वह स्कूल जाए तब मैं अकेली ना रहूं। वह सुबह से उठकर मेरे सारे काम अपने हाथों से करती, मुझे व्हील चेयर पर बैठाकर टीवी चलाकर रिमोट मुझे दे देती, दोपहर में कार चलाकर आती, मुझे खाना खिलाकर बिस्तर पर लिटा देती, फिर खुद स्कूल चली जाती। शाम को आती तो मुझे व्हीलचेयर पर बैठाकर पार्क में सैर कराने ले जाती। रंजना उन्हें टोकती हुई बोली, बड़ी दोनों आती तो होंगी ना एक दूसरे तीसरे दिन, आखिर एक ही शहर में तो तीनों रहते हैं। नहीं रंजना, 10 दिनों तक तो दोनों ने आने का नाम ही नहीं लिया। शायद डर रही थी कि छोटी उन्हें ले जाने को ना कह दे। बेटे दोनों रोज ऑफिस से लौटते हुए आ जाते थे। जब 10 दिन बाद दोनों बहुएं आईं तो साथ में समस्याओं का अंबार लेकर आईं, ताकि ले जाने जैसी कोई बात ही न कह पाए। पर इन 10 दिनों में मेरे मन का मैल धुल गया था। छोटी बहू संध्या ने मेरा मन जीत लिया था और उसके साथ किए अपने व्यवहार पर मुझे दिल से पछतावा था। मुझसे पूछा गया होता कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ तो मैं छोटी के घर आने से मना कर देती। आई तो मैं मजबूरी में थी, पर अब मैं सिर्फ उसी के पास रहना चाहती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी उसकी गोद भर दें। रंजना ने छेड़ा, लगता है संध्या ने आप पर जादू कर दिया है। रंजना, जादू तो है, पर ये प्यार का जादू है, सेवा का जादू है। इस घर में जहां हम बैठे हैं कितनी यादें जुड़ी हैं मेरी, पर अब ये अपना सा नहीं लगता। संध्या का घर ही मुझे अपना घर लगता है। रंजना, 4 घर 4 दीवारी से नहीं बनता, वह बनता है अपनों के प्यार से, अपनेपन की भावना से, अपने मन के एहसास से। आज मैं बड़ी बहू की शादी की सालगिरह मनाने छोटे बहू के साथ आई हूँ। रात में दावत खाकर अपने घर यानी संध्या के घर वापस चली जाऊंगी, उस पर अपनी ममता लुटाने। उठते हुए रंजना बोली, भाभी, भगवान करे ऐसी परजाती बहू या वो तो बिजाती बहू हर घर में आए और सूने मकान को घर बना दे। और रंजना ने हाथ जोड़ा और वह अपने घर चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।